नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का जो हमारा नया टॉपिक है वह कारक, उसी को ये हमारा दूसरा क्लास है, उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कारक की परिभाषा देखा। कांता प्रसाद गुरु महोदय ने कारक के प्रति कौन सी परिभाषा दी थी उसको हमने देखा, और जो कारक के चिन्ह होते हैं उनको हमने समझने का प्रयास किया। और साथ में हमने जो क्रमानुसार कारक अगर देखें तो भेद में जो पहला भेद था कर्ता कारक, हमने उसकी परिभाषा देखी और हमने उदाहरण देखा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जो कर्ता कारक के भेद होते हैं उनकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर हम कर्ता कारक की बात करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि जब संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से हमें कार्य करने वाले का बोध हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से हमें कार्य करने वाले का बोध होने लगता है तो वहाँ पर कर्ता कारक होता है। अगर हम इसके चिन्हों की बात करें तो इसका जो चिन्ह होता है, जो विभक्ति होती है, वह होती है ने और शून्य। क्या होता है? ने और शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है वह समझने का प्रयास करते हैं कि ने का प्रयोग कैसे किया जाए उसको हम आगे बताते हैं। शून्य का प्रयोग कैसे किया जाता है कि मतलब कोई वाक्य आता है वहाँ पर जो इसकी विभक्ति चिन्ह होती है वह नहीं होती है, इसीलिए उसे शून्य बोला जाता है। कैसे इसका प्रयोग करेंगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अभी देखेंगे। तो अभी हमने क्या नाम है इसकी परिभाषा देखी और इसके उदाहरण की बात हमने कर चुके हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो भेद होने वाला है आप लोग नोट करिए, कर्ता कारक, कर्ता कारक के भेद अगर हम बात करें तो इसका कितना भेद होता है तो आप लोग बताएंगे इसका 2 भेद होता है। अगर हम बात करें कौन कौन से भेद होते हैं तो आप लोग बताएंगे पहला जो होता है इसे हम कहते हैं व्याकरणिक कर्ता। व्याकरणिक कर्ता। अगर हम इसके दूसरे भेद की बात करें तो यह जो दूसरा भेद होता है इसे हम कहते हैं जो दूसरा होता है इसको भी एक बार हम नोट कर लेते हैं क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनता रहता है। तो आप बताएंगे प्राकृत कर्ता। यह जो 2 कर्ता होते हैं, अब प्रश्न आगे सिलसिला जब बढ़ता है तो यहाँ से भी प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। यह प्रश्न पूछता है कि कब व्याकरणिक कर्ता का प्रयोग होता है, कब प्रकृत कर्ता का प्रयोग होता है। आपको हम बता दें कि यह जो 2 कर्ता होते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम जब सजीव का प्रयोग करते हैं, सजीव किसी जीवित व्यक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो जो व्याकरणिक कर्ता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा तो आप बताएंगे वह जो व्याकरणिक कर्ता के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर हम बात करें राम पढ़ता है, क्योंकि राम जो यहाँ है वो व्यक्ति है, वह जीवित है, इसीलिए हम इसे व्याकरणिक कर्ता कहते हैं। अगर हम बात करें कोई निर्जीव की जो जिंदा ना हो, मृत हो, उसे हम प्राकृतिक कर्ता के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम कहें वर्षा हो रही है, जो वर्षा है वह कर्ता है, वह हो रहा है, इसीलिए जो वर्षा में वो कौन सा क्या नाम है कर्ता होगा तो आप बताएंगे प्रकृत कर्ता होगा। अब हम कैसे होगा इसकी परिभाषा नोट करते हैं, फिर इसके दोनों के उदाहरण नोट करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर इसके चिन्हों की बात कर लेते हैं। आप लोग व्याकरणिक कर्ता की परिभाषा है उसको नोट कर लीजिए। देखिए परिभाषा की अगर हम बात करें वह है जो कर्ता
जो कर्ता, कर्ता जो का कौन होता है, तो आप लिखिए काम करने वाला, काम को करने वाला। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जो कर्ता सजीव, जो कर्ता सजीव होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे व्याकरणिक कर्ता कहते हैं। आप लोग इस परिभाषा को समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग बस पढ़ते चलिए और ये समझने का प्रयास करिए कि सर तो हम ये आज तक पढ़े नहीं हैं, आप इसका भेद कहाँ से बता रहे हैं। लेकिन हम बता दें दोस्तों कि जो प्रश्न अब बनने वाला है, अब डीप बनेगा, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा हो रही है, कंपटीशन का जो लेवल है बहुत तगड़ा होने वाला है। इसीलिए अभी से आप लोगों को छोटी छोटी जानकारी अब इसके तहत आपको याद होना चाहिए। समझने का प्रयास करिए, याद करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो ये जो प्रश्न बनेगा वो तुरंत आप लोग सॉल्व करते हैं। फिर समझिए, हम इसकी कर्ता की कारक की बात करते हैं, भेद की बात करते हैं। यह दो होता है, एक व्याकरणिक कर्ता होता है, एक प्रकृत कर्ता होता है। हमने परिभाषा में देखा कि जो कर्ता किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे काम को करने वाला। जो कर्ता सजीव होता है, जिसमें प्राण होता है, ठीक है, प्राण होता है, सजीव होता, उसे क्या कहते हैं, व्याकरणिक कर्ता कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें कि कौन कौन से इसके उदाहरण के अंतर्गत आएंगे, तो आप बताएंगे जैसे अगर हम कहें राम पढ़ता है, सॉरी लिखिए पढ़ता है। अब देखिए यहाँ जो राम है यह कर्ता है, यह कार्य को करने वाला है, इसीलिए हम इसे कर्ता कहेंगे। यह जो कर्ता आ रहा है यह सजीव है, इसीलिए यह व्याकरणिक कर्ता के अंतर्गत आएगा। अगर जैसे कहें वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अगर हम बात करें जैसे वह जो है, वह जो सजीव है, इसीलिए यह जो वह में व्याकरणिक कर्ता होगा। अगर हम बात करें आगे तो मोहन खाता है, जो मोहन है वह सजीव है, मोहन खाता है। इसमें जो कर्ता है मोहन है, वह खाने का कार्य कर रहा, इसीलिए मोहन में कर्ता कारक होगा, और यह सजीव है, इसीलिए इसमें व्याकरणिक कर्ता के अंतर्गत यह आएगा। यह हमारा कर्ता कारक के भेद का पहला था, जिसे हम व्याकरणिक कर्ता कहते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न और देखते हैं जिसे हम कहते हैं प्रकृत कर्ता। उसको भी नोट कर लेते हैं, जो दूसरा इसका भेद है। आप लोग नोट करते समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न आप लोगों के सामने अभी तो नहीं आया होगा, लेकिन अब आएगा। आप लोग नोट करिए, दूसरा हेडिंग है हमारा प्राकृतिक कर्ता। इस कर्ता की परिभाषा की एक बार हम बात करें, जहां पर निर्जीव कर्ता की बात होती है तो वहां पर प्रकृत कर्ता के अंतर्गत वह आता है। आप लोग परिभाषा लिखिए, परिभाषा, जो कर्ता कौन होता है, कार्य को करने वाला, ठीक है। जो कर्ता निर्जीव, जो कर्ता निर्जीव होता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक कर्ता कहते हैं। अब देखते हैं उदाहरण इसके कौन कौन से हैं, कि जो ऐसे कर्ता कौन कौन से हैं जो क्या नाम निर्जीव के पक्ष में आते हैं, तो उनको एक बार समझने का बात करें। जैसे कहें हवा बह रही है, अगर हम बात करें जो हवा है, बहने का कार्य कौन कर रहा, तो आप बताएंगे हवा। यह जो हवा है निर्जीव है कि सजीव है, आप बताएंगे यह निर्जीव है, इसीलिए हवा में
प्रकृतकर्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम बात करें पानी, पानी बह रहा है, अब बताइए इसमें बहने का कार्य कौन कर रहा है, तो आप बताएंगे पानी। यह निर्जीव है, इसीलिए यह प्रकृतकर्ता के अंतर्गत आएगा। इसी क्रम में हम दूसरी उदाहरण की बात करें, जैसे कहें वर्षा, वर्षा हो रही है। अब बताइए इसमें जो कार्य को करने वाला कौन है, तो आप बताएंगे वर्षा हो रही है, तो मतलब कर्ता जो वर्षा होगा। भेद किस भेद के अंतर्गत आएंगे, तो आप बताएंगे प्रकृतकर्ता के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से हमने कर्ता कारक के जो भेद होते हैं दोनों भेदों की चर्चा किया। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रश्न ये कहीं ना कहीं आप लोगों के ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, तो आप इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके जो कर्ता कारक के जो चिन्ह होते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसको नोट करिए। अब जो चिन्ह है, सबसे बड़ी जो समस्या आती है चिन्ह की। कभी कभी उदाहरण में हमें चिन्ह देखने को मिलता है, कभी कभी इसके जो चिन्ह होते हैं नहीं मिलता है। क्या सिचुएशन होता है कि इसका चिन्ह कब प्रयोग किया जाता है, कब इसको लुप्त कर दिया जाता है, उसको समझने का प्रयास करिए। आप लोग का जो हेडिंग होने वाले हैं वह होगा कर्ता कारक के चिन्ह। यह जो चिन्ह लिखा जा रहा है यह शुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध में यह लिखा जाता है, इसीलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार जीआईसी 2021 में प्रश्न पूछा था कि चिन्ह का शुद्ध रूप क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा चिन्ह का शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाएगा, इसीलिए यह शुद्ध है। अगर हम इसके चिन्ह की बात करें, कर्ता कारक के चिन्ह जो होते हैं उनकी बात करें, इनके आप लोग देखेंगे आप कहीं कहीं ने लिखा होता है, कहीं कहीं शून्य लिखा होता है। शून्य का क्या तात्पर्य होता है, तो आप लोग बताएंगे कि क्या नाम है, कोई कारक चिन्ह मतलब नहीं होता है। मतलब जब शून्य का प्रयोग होता है मतलब ने का प्रयोग वहाँ लुप्त कर दिया जाता है, इसीलिए उसे शून्य बोला जाता है। कहाँ पर ने का प्रयोग होगा, कहाँ पर शून्य का प्रयोग होगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारा जो हेडिंग होने वाला है ने, आप लोग नोट करिए, ने विभक्ति, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग। अब देखिए, अब हम इसके चिन्हों की बात करें कि ने का प्रयोग कहाँ होता है और शून्य का प्रयोग कहाँ होगा, तो हम पहले ही चालू कर देते हैं ने का प्रयोग। अब हम देखते हैं ने का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अगर कोई वाक्य होता है वह भूतकाल का होता है, कोई वाक्य अगर सामने आता है वह अगर भूतकाल का है तो वहाँ पर ने का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, आप समझने का प्रयास करिएगा फिर से। अगर कोई वाक्य सामने आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, वह जो वाक्य होता है वह भूतकाल का होता है, तो वहाँ पर हमें ने का प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे भी आ जाते हैं कि वहाँ ने का प्रयोग भी वहाँ भी हटा दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा सिचुएशन होता है कि वहाँ पर ने का प्रयोग जरूर देखने को मिलता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो इसका जो होगा तो आप लोग नोट करिए चलिए यहाँ से लिखते हैं, जब वाक्य भूतकाल, जब वाक्य भूतकाल में हो तो वहाँ कभी ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा।
यह जो हमारा ने का प्रयोग करने के लिए जो ये परिभाषा है वह कह रहा है कि जब वाक्य भूतकाल में होता है, ठीक है, भूतकाल में होता है तो वहाँ कभी कभी ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कभी कभी तो होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादा सिचुएशन में ने का प्रयोग देखने को हमें मिलता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, तो जैसे हम कहें कि राम ने वाक्य पढ़ा। इस वाक्य को आप लोग पढ़ेंगे तो आप बताएंगे कि यह जो वाक्य है भूतकाल का है, और भूतकाल में यह जो कह रहा है कभी कभी ने का प्रयोग होता है। अब देखिए जो ने का प्रयोग यहाँ पर आप लोगों के सामने आ गया, राम ने वाक्य पढ़ा। यह जो कारक चिन्ह है यह कर्ता कारक का चिन्ह है, इसीलिए ने ये वाक्य पढ़ने से हमें स्पष्ट हो जा रहा है कि ने का प्रयोग हमें भूतकाल में करने से होता है। अगर हम बात करें आगे तो आप बताएंगे सीता ने भोजन पका लिया। अब देखिए, अब ये भी एक वाक्य आता है, यह भी वाक्य आता है, और ये भी जो वाक्य है यह भी भूतकाल का है। किसका है तो आप बताएंगे भूतकाल का है, और यहाँ भी ने का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सिचुएशन और भी आ जाती है, इसको हम मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं। लेकिन एक सिचुएशन और आती है, और वह आती है कि भूतकाल में भी कभी कभी ने का प्रयोग नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे कि वह गया, यह भी देखिए कर्ता कारक वाक्य है, यहाँ जो है यह भी भूतकाल का है, लेकिन यह जो वाक्य है भूतकाल का है, लेकिन यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन हमें अगर यही वाक्य दे दिया जाए कि वह गया में कौन सा कारक होगा, तो आप बताएंगे कर्ता कारक होगा। अब हमने तो ने का प्रयोग तो कर लिया, कैसे होगा, किस सिचुएशन में होगा, हमने इसको देखा। अब देखते हैं शून्य का प्रयोग कहाँ पर होता है। आप लोग, हम इसको मिटा रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। शून्य का प्रयोग कहाँ होता है? कभी कभी जो वाक्य होता है शून्य का प्रयोग मतलब होता है ये जो ने वाला चिन्ह होता है वो एकदम होता ही नहीं है, तो इसीलिए उसे हम ने शून्य का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग नोट करिए, जो हेडिंग है दूसरा वह होगा शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग। आप लोग इसको नोट करिए। अगर हम इसको शून्य का प्रयोग अगर हम बात करें, अगर कोई वाक्य वर्तमान काल का है या भविष्य काल का है तो वहां पर जो ने का प्रयोग होता है नहीं होता है, शून्य का प्रयोग होता है, नहीं के बराबर होता है। ठीक है, परिभाषा नोट कर लेते हैं, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग नोट करिए, जब वाक्य वर्तमान या भविष्यकालिक होता है तो वहाँ कर्ता कारक के साथ किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यह जो वाक्य कह रहा है कि जब वाक्य वर्तमान काल में हो और भविष्यकालीन हो, कौन सा हो तो आप बताएंगे भविष्यकालिक हो,
तो वहाँ पर कर्ता कारक का जो चिन्ह है के साथ किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, दो सिचुएशन ऐसा होता है, एक वर्तमान काल का होता है, अगर भविष्य काल का है तो वहाँ पर जो चिन्ह इसका होगा नहीं होगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो आप लोग बताएंगे, अगर जो उदाहरण की वजह से वह खेल रहा है, यह जो वाक्य आप जब पढ़ेंगे, यह जो वाक्य वर्तमान काल का बोध करवा रहा है। अगर यह वर्तमान काल का बोध करवा रहा तो जो इसकी विभक्ति चिन्ह है ने, उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए इस वाक्य में वह खेल रहा है ने का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि यह वाक्य वर्तमान काल का है। जैसे है वह जाएगा, वह जाएगा, यह जो वाक्य है यह भविष्यत काल का है, इसीलिए यहाँ पर भी ने का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं एक और उदाहरण, जैसे राम अगर कहें पढ़ेगा, यह भी वाक्य क्या नाम है, भविष्यत काल का है, इसीलिए यहाँ पर भी ने का प्रयोग नहीं किया गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ने का प्रयोग कहाँ करेंगे और शून्य का प्रयोग कैसे होता है। इस प्रकार से हमने इन एक क्या नाम है इसका कर्ता कारक के चिन्ह, जो विभक्ति चिन्ह है, उसको हमने देखा। अब हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा हमारा कारक चिन्ह है, कारक है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। ये जो दूसरा है, ये यहाँ से ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा संभावना बनती है। यहीं से प्रश्न बनता है कि वाक्य दे देता है, पूछ लेता है कर्ता कारक इसमें है कि क्या नाम कर्म कारक है कि या अन्य है। तो हमारा जो दूसरे क्रम में जो क्या नाम कारक चिन्ह है, जो कारक है, वह दूसरा जो है, आप लोग नोट करिए। तो आप बताएंगे कौन है, तो आप बताएंगे कर्म कारक। आप लोग इसी क्रम में आगे बढ़िए और इसको समझने का प्रयास करिए। इसका जो चिन्ह होगा को होगा, क्या कौन सा चिन्ह होगा, को होगा। अब इस चिन्हों का प्रयोग हम आगे अभी देखेंगे। तो पहले हम बात करें इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा जो हमारा है वह कहता है, क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उसे ही कर्म कहा जाता है। तो परिभाषा जो होगी उसको नोट कर लीजिए। परिभाषा, क्रिया का फल जिस, आप लोग नोट करिए, क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उसे कर्म कहते हैं। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा कि जो क्रिया का फल होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। अगर हम इसकी विभक्ति चिन्ह की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। आप लोग नोट करिए, विभक्ति चिन्ह, आप लोग इसका विभक्ति चिन्ह क्या बताएंगे, तो ये होगा को या शून्य। फिर यहाँ पर शून्य आ गया। फिर भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि मतलब कभी कभी वाक्य आएगा वहाँ को का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा, कभी कभी शून्य मतलब को का प्रयोग हमें नहीं देखने का मिलेगा। क्या सिचुएशन होगा कि को का प्रयोग होगा और क्या सिचुएशन ऐसा आएगा कि शून्य का प्रयोग मतलब ना के बराबर इसका प्रयोग होगा, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात हम ध्यान हम लगा लें, समझ लें कि अगर
हमें को ज्ञात करना है, हमें को ज्ञात करना है, तो आप लिखिए कर्म, रुक जाइए आप, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब ये जो छोटा छोटा पॉइंट है ये आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, इसको समझने का प्रयास करिए। आप लिखिए नोट, नोट आप बताएंगे को, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, कर्म को, कर्म को, कर्म को ज्ञात करना। अगर हम बात करें कि कोई वाक्य अगर आता है तो हमें को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, तो कैसे ज्ञात किया जा सकता है इसको हम जानकारी लेते हैं। अगर हम क्रिया से प्रश्न करते हैं, क्रिया से प्रश्न करते हैं, अगर हम जो को ज्ञात करने के लिए हमें जो क्रिया है, उसमें वाक्य में क्रिया रहेगी, उसमें हम प्रश्न करेंगे। अब प्रश्न क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं। दो प्रश्न करने से हमें जो है को का ज्ञान हो जाता है, कर्म का ज्ञान हो जाता है। क्या का प्रयोग करेंगे और क्या नाम है, किसको का प्रयोग करेंगे, किसको। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम क्रिया से क्या और किसको का प्रयोग करेंगे तो हमें कर्म की जानकारी हो जाएगी। लेकिन हमें थोड़ा सा विशेष रूप से जानकारी रखना होगा कि क्या का जो प्रयोग होता है वह निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है या निर्जीव प्राणियों के लिए निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, और किसको का जो प्रयोग होता है वह सजीव के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, आप बताएंगे सजीव के लिए। यह एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम कहें कि को का जो प्रयोग होता है उसको कैसे ज्ञात किया जाए, कर्म को कैसे निकाला जाए, तो क्रिया से हम प्रश्न करेंगे। दो प्रश्न करेंगे, क्या और किसको। क्या का प्रयोग जो हम करते हैं वह निर्जीव के लिए करते हैं और किसको का प्रयोग करते हैं हम सजीव के लिए। अगर हम उदाहरण की बात करें तो एक बार यहाँ से समझने का प्रयास करिए। अगर हम उदाहरण की बात करें जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, आप लोग समझने का प्रयास करिए। इसमें जो क्रिया है आप बताएंगे क्रिया जो है पढ़ता है, ठीक है। अगर हम प्रश्न बनते हैं, पूछते हैं, तो क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या पढ़ता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जब हम पूछेंगे क्या पढ़ता है निर्जीव के लिए, तो आप यहाँ प्रश्न करिए क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ठीक है, क्या पढ़ता है। तो आप बताएंगे कि अब इसका जो आंसर आएगा वह आएगा पुस्तक, ठीक है। क्या आएगा तो आप बताएंगे पुस्तक। और यह जो पुस्तक है यह कर्म है, क्या है, कर्म है। इस प्रकार से यह जो देखिए क्या का जो प्रयोग है, क्या नाम है, हम निर्जीव के लिए प्रयोग कर रहे हैं और इसीलिए हम इससे प्रश्न क्रिया से प्रश्न कर रहे हैं क्या पढ़ता है, तो वह बता रहा है कि पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार से हमारा जो उदाहरण होता है यह इस पर ठीक प्रकार से बैठ रहा है। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और भी उदाहरण कुछ है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, उदाहरण जैसे कहें राम ने रावण को मारा। अब जो हमने क्या और किसको का प्रयोग किए हैं जो प्रश्न करने के लिए, आप इस क्रिया से प्रश्न करिए। क्या मारा है तो हमारा जो आंसर होगा गलत आएगा, तो आप में किसको मारा है, किसको, ठीक है। आप क्या बताएंगे, किसको मारा। अब जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है रावण को। इस प्रकार से हमारा जो कर्म होगा वह निकल के सामने आ रहा है कि रावण। इस प्रकार से हमने कौन से दो प्रश्न करने के बाद हमारा जो आंसर खुल के आता है वह रावण। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होता है वह हमें प्राप्त होता है। इसी क्रम में अगर हम एक प्रश्न पूछें आप लोगों से, तो वह जैसे अगर हम प्रश्न कहें राम ने
पत्र लिखा। अगर हम कहें प्राम ने पत्र लिखा में कौन सा कारक चिन्ह होगा, कौन सा कारक है, तो आप बताएंगे कि इसमें जो होता है वह कर्म कारक होगा। कौन क्या होगा, तो आप बताएंगे इसमें कर्म कारक होगा। इसी प्रकार से हमने इसको समझने का प्रयास किया और हमने यह देखने का प्रयास भी किया कि कहाँ पर क्या नाम है कि कैसे इसका आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो हमारा जो इसके अगर हम कर्म की भेद की बात करें, वह अगर हम बात करते हैं वह दो प्रकार का होता है, लेकिन वह जो ये आज की क्लास यहीं तक, हम कल इसका जो थोड़ा सा भेद है उसको भी समझ लेंगे और थोड़ा सा फिर चलिए आप भेद ही यही पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। आप लोग नोट करिए, क्योंकि अभी तक तो यहाँ प्रश्न नहीं बना है, लेकिन एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे कर्म के भेद, कितने भेद होंगे, तो आप लोग बताएंगे दो भेद। कौन कौन से होंगे, तो पहला होगा प्रधान, प्रधान, और दूसरा कौन सा होगा, तो आप बताएंगे अप्रधान। अगर हम बात करें कि जो प्रधान होता है, प्रधान कर्म होता है, इसका एक दूसरा नाम है, तो आप इसे बताएंगे मुख्य, मुख्य कर्म। ठीक है। अप्रधान का भी एक दूसरा नाम है, यह होता है गौण कर्म। क्या होगा, तो आप बताएंगे गौण कर्म। चलिए इसको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। जो यह प्रधान कर्म होता है, जो मुख्य कर्म होता है, यह निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि यह जो होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो प्रधान कर्म होगा वह क्रिया के नज़दीक होगा, तो आप लोग नोट करिए कि क्रिया के नज़दीक, क्रिया के नज़दीक प्रयोग होता है। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम कर्म की भेद की बात करें तो कर्म के दो भेद होते हैं। प्रधान कर्म होता है जिसका एक दूसरा नाम है मुख्य कर्म। ठीक है। यह जो होते हैं यह निर्जीव के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा यह जो क्रिया के नज़दीक प्रयोग किया जाता है। कौन कर्म, तो आप बताएंगे प्रधान जो कर्म होता है, मुख्य कर्म क्रिया के नज़दीक होता है। अब बात करें हम अप्रधान, जिसका एक दूसरा नाम है गौण कर्म। यह जो होता है सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, तो आप लोग बताएंगे सजीव के लिए। यह जो होता है क्रिया से दूर प्रयोग किया जाता है, क्रिया से दूर, क्रिया से दूर प्रयोग होता है। अब देखिए एक उदाहरण के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा क्रिया के पास प्रयोग होता है, कौन क्रिया के दूर प्रयोग होता है। अगर हम उदाहरण बोलें, उदाहरण अगर जैसे हम कहें कि राहुल ने मोहन को पुस्तक दी। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा क्या नाम है प्रधान कर्म है, कौन सा अप्रधान है। आप लोग अगर हम बात करें जो मोहन है यह जो गौण कर्म है, कौन सा है, तो आप बताएंगे गौण। ठीक है। यह जो है क्रिया से दूर है, इसीलिए मोहन में गौण कर्म होगा। अगर हम बात करें पुस्तक, यह जो क्रिया के पास है, इसीलिए इसमें जो होता है प्रधान कर्म होगा। क्या होगा, तो प्रधान कर्म। ठीक है। तो अगर हम अब देखते हैं कि कहेंगे सर हमें तो समझ में नहीं आया,
तो अभी हमने बताया था कि क्रिया से हम दो प्रश्न करेंगे। कौन सा प्रश्न करेंगे? क्या और किसको। अभी उससे क्लियर हो जाएगा। आप प्रश्न करिए। इसको थोड़ा सा समझने, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अब प्रश्न करिए आप लोग। किससे प्रश्न करेंगे? तो आप बताएंगे क्रिया से। क्या प्रश्न करेंगे? तो 2 प्रश्न करेंगे। कौन कौन से प्रयोग करेंगे? बताएंगे क्या दी। क्या दी हमने बताया था जो क्या का प्रयोग होता है किसके लिए प्रयोग होता है, तो आप लोग बताएंगे का क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है, निर्जीव। अब प्रश्न बनिए। क्या दी? तो आप बताएंगे पुस्तक। पुस्तक क्रिया के देखिए पास है, जो क्रिया के देखिए पास है, इसीलिए इसमें जो होता है प्रधान कर्म होता है। कौन सा कर्म होगा? तो आप बताएंगे प्रधान कर्म। अब देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम प्रश्न कहें किसको दी, किसको दी, अब क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे मोहन। मोहन जो सजीव है, सजीव है, और यह जो क्रिया से दूर है, इसीलिए मोहन में क्या नाम है? गौड़ कर्म होगा। क्या होगा? तो आप बताएंगे गौड़ कर्म होगा। इस प्रकार से हमने एक उदाहरण के माध्यम से प्रधान और अप्रधान का जो बात हुई थी वो पूरा होती है। इस प्रकार से जो कर्म का जो टॉपिक है यही पूरा होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा तीसरा कारक है करण कारक, उसका जो क्लास होगा वह कल होगा। एक डीपली के माध्यम से उसको हम अध्ययन करेंगे और एक एक जो प्रश्न बनेगा उसको समझाते चलेंगे। अभी तक हमने इसको देखा कि कैसे क्या और किसको प्रयोग करने से हमारा क्रिया का जो कर्म कैसे निकलेगा, हमने इसको समझने का प्रयास किया। आप लोग इसको 1 बार या 2 बार वीडियो देखिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब आने वाला जो हमारा कल का क्लास करण कारण पे होगा, करण कारण पे होगा, वह जो डीपली अध्ययन करवाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।